देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ माह से, अगर ये कहा जाए 8-10 माह से जो कुछ हुआ, जो इवेंट्स देखने में आए, जो तसलसल देखने में आया बिगाड़ का, वो काफी ज्यादा सवालात खड़े करता है। आखिर ये क्या हुआ कि इतनी ज्यादा पुरस्कारित पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स में नजर आती है। शायद जो कुछ पाकिस्तान ने पिछले 8-10 माह में देखा वो शायद ही किसी और मुल्क में देखने में मिला हो, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान आज भी जैसे तैसे अपनी बका की जंग लड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त काफी सारे महाज में उलझा हुआ तो है, लेकिन इनमें उलझने और उलझाने के पीछे आखिर कौन से हाथ शामिल थे। पाकिस्तान में जो कुछ आज हो रहा है या जो कुछ आज से पहले हुआ, जिसने ये सारा स्क्रीन पे तैयार किया, वो कौन सी कुव्वतें हैं और जो दीगर कुव्वतें हैं इस तमाम तर अदवार में वो क्या करती रही। आज प्रोग्राम में जरा अंदर की बात करेंगे, उस बात की तरफ इशारा करेंगे जो पसे पर्दा रही। आज इन्हीं सारे सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ 8-10 माह में हुआ, आखिर ये चीज नॉर्मल तो नहीं है, तो ये अगर हुआ तो ये किसकी मंशा पे हुआ, इसमें किसकी ख्वाहिश शामिल थी। हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से जनाब रिजवान शाह साहब। मैं बिना किसी तवक्कुफ के मैं हारून साहब की तरफ बढ़ूंगा। हारून साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट आज की बात करते हैं, मैं माजी की तरफ तो चलूंगा। 2022 में जो कुछ हुआ, हुकूमत आई, नई हुकूमत थी, उम्मीद थी कि चलो मामला संभल जाएंगे, लेकिन आज भी इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री लीडरशिप को आगे आना पड़ा। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त सऊदी अरब में है। इतलात तो ये भी है कि सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान को एक बेल ऑफ पैकेज मिलना है, और आसिम मुनीर साहब ही सारे मामला को अभी लीड करते नजर आ रहे हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। ऑब्वियस है, तो पाकिस्तान 70 साल से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट में रहती है, या फिर गवर्नमेंट की मदद करती है या गवर्नमेंट चलाती है, इसमें तो दूसरी दो राय नहीं है। पाकिस्तान में पहले 70 साल में ऐसा होता था कि चीज़ें बाहर नहीं आती थी, लेकिन 2022 हर लिहाज से हंगामा खेज रहा। उसमें एक बात ये भी है कि 2022 में जो सीक्रेट्स होते थे वो इस तरह ओपन होना शुरू हो गए हैं कि अब है ना कोई चीज़ सीक्रेट रहती ही नहीं है। पहले हम है ना बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, कॉन्फिडेंशियल की बात करते थे, या इशारों में बात करते थे। अब वो वाला दौर है ही नहीं। अब तो मुंह पे है ना कोई जज साहब को कुछ बोल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है, कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बोल रहा है, मतलब ऐसे ही जा रहा है। और अगर जो नहीं भी किया तो जो राज़ो नियाज की गुफ्तगू वो पब्लिक हो जाती है ना, सब पब्लिक हो गई ना। हाँ। पहले पब्लिक नहीं होती थी। हाँ। पहले एक्सेस नहीं था। पहले आपको जो जितनी राज़ो नियाज की बातें जो होती थी ना, वो आपको अगर कोई अपनी किताब लिखता था या कोई बुक लिखता था तो वो खास किताबें लिखी जाती थी उसके ऊपर, उसमें इवेंट्स होते थे, और उसको पढ़ के ना साफी हजरात को पता चलता था कि असल ये हुआ था। बिल्कुल सही। और वो भी कुछ अरसे बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल करंट अफेयर्स चल रहे हैं ना। बिल्कुल आज आपने कोई बात की, कल ये मीडिया के ऊपर है और परसों पूरी दुनिया। अच्छा, अब ये बताएं, अभी मौजूदा आर्मी चीफ का जो दौरा है सऊदी अरब का, ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं? देखिए, पाकिस्तान इस टेक्निकली है ना वो डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसी हफ्ते पाकिस्तान को $1.3 बिलियन की पेमेंट करनी है। अगर वो पाकिस्तान नहीं कर सका तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। डिफॉल्ट आपको पता है 5 कंट्रीज पहले भी हो चुकी हैं। घाना रिसेंटली हुई है, नहीं रिसेंटली घाना हुआ है। इससे पहले इस साल 2022 में अगर आप देखें तो श्रीलंका हुआ है। इससे पहले आपको पता है ग्रीस, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, ये 3 कंट्रियां हुई हैं। तो बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल। आपको लग रहा है कि मिलिट्री लीडरशिप इस बात को सेंस कर रही है कि वी आर क्वाइट क्लोज, और शायद ये जो दौरा है वो भी इसी वजह से किया? देखिए, ऑब्वियसली मिलिट्री के अंदर एक थिंक टैंक होता है जो कंटिन्यूसली है ना वॉच करता रहता है। मिलिट्री के अंदर एजेंसियां है, उनके पास मेन पावर है, तो ये सारी चीज़ें ये मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक खास लिमिट के जहाँ पर है ना बिल्कुल मुल्क का जहाँ लगता है कि अब है ना दिस इज द एंड पॉइंट, तो वहाँ पर है ना मिलिट्री अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करती है और आती है। आपने बड़ी क्रिटिकल बात की एंड पॉइंट की, मैं चाहूंगा शाह साहब आप भी जरा इस बात का जवाब दीजिएगा। हारून साहब ये कह रहे हैं कि एंड पॉइंट रीच होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी नजर आ रहा है, मिलिट्री लीडरशिप को भी नजर आ रहा है।
लेकिन जो सऊदी अरब से जो जवाब आ रहे हैं वो भी कोई ज्यादा मुस्बत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दोस्त ममालिक की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो भी एक इशारों किनारों में बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा, एक ऐसी हुकूमत की तरफ बढ़ना होगा जो कि लॉन्ग टर्म हो। ऐसे में आपको लगता है कि जब आसिम मुनीर साहब हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जब वहां पे मौजूद हैं, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर तो है, उनका एक वजन तो जरूर है अपनी जगह पर। देखें, मैं हारून साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। जी शाह मेरी साहब, नज़र में आर्मी चीफ इस वक्त जो है वो दो तरह की मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ मुल्क की माशी बदहाली हो चुकी है और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ फौज का अवाम में, ये आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, शाह साहब फरमाइए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ इस वक्त दो तरह की मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो पाकिस्तान के माशी बदहाली बहुत बुरे तरीके से हुई है, और टेक्निकली बिल्कुल हारून साहब सही कह रहे हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, बस उसका अनाउंसमेंट ही बाकी है। और ये जो भी हमने पेमेंट करनी है इस हफ्ते, इसके बाद तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमारे पास मौजूद इस वक्त जितने भी रिजर्व हैं वो सारे फ्रीज हैं, वो फ्रीज की शर्त में है हमारे पास। तो और एक तरफ जो है वो आर्मी चीफ को ये सामने है कि उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस से, अपनी गारंटी से पाकिस्तान के लिए कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठे करने, रिजर्व इकट्ठा करना है, दोस्त ममालिक से दरख्वास्त करनी है कि वो हमें इस लेकिन कैसे होगी शाह साहब, ये जरा समझाए ना, क्योंकि जो दोस्त ममालिक तो लगातार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो स्टेबिलिटी नहीं है, जो तसलसल नहीं है, उसको कायम किया जाए। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, तसलसल नहीं होगा, तो फिर इस तरह के जो दौरे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। और फिर आप ये भी समझते हैं कि अगर एक शख्स है जिसका एक स्ट्रक्चर है, वो जब एक मुल्क में जाता है तो यकीन तौर पर उस मुल्क का सरबराह उसकी बात को सुनने का भी, ऑन भी करेगा। लेकिन क्या हम इस तरह से करके अपने चांसेस को रिड्यूस नहीं कर रहे? शायद हम इंटरनली इन सारे मामला को बेहतर टैकल कर सकते हैं। हम अपने चांसेस को रिड्यूस कर चुके हैं मुनीर साहब, ये एक हकीकत है जिसको कोई माने या ना माने। हम जितना मुल्क को चला सकते थे अपने दोस्त ममालिक के जरिए, वो हम चला चुके हैं। अब वो भी मांग रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप देखिए ना, ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है कि हर दफा जब भी हम फंसते हैं अपने दोस्त ममालिक को मुसीबत में डालते हैं, सही, उनके आगे रिक्वेस्टें करते हैं। हमने अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमारी गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी नहीं आ सकी जो स्टेबल हो। जो पिछला एक टाइम गुजरा है, एक डायनेस्टी का पीरियड गुजरा है 34 साल का, उस पीरियड के अंदर किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जब मामला सर पर आ जाते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। लेकिन शाह साहब अगेन मुझे ये समझाया ना कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा जो रिजर्व्स हैं वो $5.5 बिलियन तक महदूद हो चुके हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन उन रिजर्व्स का है जो कि पाकिस्तान यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के लिए महज बैंकों की जीनत बने हुए हैं। अब मुझे जरा ये बात समझा दें कि ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान के दोस्त जो ममालिक हैं वो मुतालबा कर रहे हैं, आलमी बरादरी से मुतालबात किए जा रहे हैं एक बेहतर सिस्टम की, जमहूरियत के, तो क्यों हमारे यहाँ ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा? अभी तो आप देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात के होने, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो होंगे या नहीं। और इसका जब जनरल इलेक्शंस की बात आती है तो वहां भी हुकूमत में क्लैरिटी नहीं है कि वो जनवरी में या जुलाई में या अगस्त में वो इंतखाबात करवा दे। देखिए, क्लैरिटी नहीं है, और ये क्लैरिटी मेरा ख्याल है कि आपकी आर्मी चीफ साहब के दौरे के बाद ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसलिए बेहतर हो जाएगी कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसको अब आप डिनाई नहीं कर सकते। अब ये सूरत हाल संगीन होती जा रही है पाकिस्तान में। जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान में आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ये हालात चलेंगे। अगर इन्हीं के हाथ में हुकूमत रही तो ये तो बिल्कुल हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैं आता हूं शाह साहब आपकी तरफ, लेकिन मिर्जा साहब ये जरा बताएं, कुछ इतलात ये भी हैं कि मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो यकीन तौर पर अपना काम करे, लेकिन जो ओवर एस्टैब्लिशमेंट है जो रियासत के मामला को देख रही, उसका भी कोई प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि अब इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए? देखिए, आर्मी मैं आप एक बात समझ लेंगे, सिंस आई बिलोंग टू आर्मी ऑल्सो ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग को सिविलियन को थोड़ा आर्मी का सिस्टम नहीं पता है। आर्मी में जो चीफ होता है ना, उसी की पॉलिसी चलती है, ठीक है ना।
आर्मी में वन मैन शो होता है। यस, आर्मी में जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, चीफ जो है ना वो कोर कमांडर से फीडबैक जरूर लेता है। सही। और आर्मी का जो चीफ होता है ना वो वेल इन्फॉर्म होता है, वो चूचा नहीं होता है। उसने 30-35 साल अपनी 40 साल सर्विस लगाई हुई है, ठीक है, फौज में, और उसने सारे कोर्सेज किए हुए होते हैं, उसको सारी पॉलिटिक्स का पता होता है। और ना सिर्फ पॉलिटिक्स का पता होता है, उसका एक्सेस हम मेरे और आपसे ज़्यादा होता है। उसको हर इंसान के बारे में जो कि मैटर करता है पाकिस्तान के लिए, उसके पास फाइल पड़ी होती है। सही। तो वो हर एक को जानता है। तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि आप सॉरी आप जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई प्रेशर होगा इस वक्त नहीं, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। जो एस्टैब्लिशमेंट किससे तो होगी ना कि आप इंतखाबात में बढ़े। आर्मी का जो है ना, जो अभी रिसेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसका एक स्ट्रैक है ना जो मैं आपको बता देता हूँ कि सारी बातों के अलावा, क्योंकि अब है ना आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर भी शोरिश बढ़ गई है, कराची में डिकेतियाँ बढ़ गई है, गुजरावाला में आपको पता है कि वो जो CTD के एक इंस्पेक्टर को और उसको भी मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। आपको आए दिन आपका है ना चमन बॉर्डर के ऊपर और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पेशावर के अंदर इधर हर जगह और है ना वाना और है ना जी बॉर्डर्स एरिया है, इसके अंदर है ना शोरिश बढ़ रही है और है ना आपके ऊपर मिलिट्री के ऊपर अटैक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना मैं आपको बता देता हूँ, आर्मी इज़ अवेयर ऑफ इट। सारी चीज़ें जो है ना दो चीज़ों के ऊपर है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इजराइल को एक्सेप्ट करना, एक बात जो टू रीज़न है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का एटॉमिक रोल बैक है ना उसको रोल बैक करना। तीसरा इसके साथ साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं कि अमेरिका चाहता है कि वो अफगानिस्तान को क्योंकि निकल तो गया है लेकिन अब पछता रहा है, ठीक है ना, तो वो किसी तरह वापस अफगानिस्तान को मॉनिटर करना चाह रहा है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर कोई बेस चाहता है, ठीक है। चौथा या अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के साथ उसकी है ना ताल्लुकात पाकिस्तान के इतने अच्छे ना रहे, बल्कि इंडिया के साथ पाकिस्तान है ना ताल्लुकात करे। दीज आर द 4 रीजन। ये अमेरिका चाहते हैं, हम अज़ल से जानते हैं ना पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्सान के हुक्मरान क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उनका विजन क्या है। भिखारी कुछ नहीं चाह सकते जब आप चारों तरफ कर्जों में डूबे हुए हैं, तो अभी का अच्छा चाहे मुझे इस बात को छोड़ना, मुझे ये बताएं इस वक्त आप बात कर रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूं कि हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, प्रेशर है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस का स्ट्रैक था ना, उसमें इन्होंने सिर्फ जाकर गवर्नमेंट को कह दिया है, शहबाज शरीफ को ये नरेट कर दिया है कि आप है ना इलेक्शन की डेट दें। शहबाज शरीफ जिनेवा जा रहे हैं, वहीं पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी जा रहे हैं, वहीं पर है ना पॉसिबल कि इलेक्शंस की डेट अब आने होपफुली है ना। देखिए नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान साहब गिरफ्तार हो जाएं, ठीक है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और है ना पब्लिक नहीं चाहती। पब्लिक सेंटीमेंट बहुत रिएक्शन है पब्लिक का रिएक्शन होगा ना इमरान खान को, अगर आप इतना मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरा बताइएगा, क्योंकि ये जो हारून साहब जिस बात का इशारा दे रहे हैं, बड़ी एक डेवलपमेंट की जा सकती है कि अब क्या इलेक्शंस के लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट मजबूर हो रही है कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर तो इलेक्शंस की तरफ नहीं बढ़ते तो आपके जितने भी मामलात हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। ना दोस्त ममालिक से कोई मदद है, ना IMF के हवाले से आपके मामलात बेहतर होंगे, तो ये इलेक्शंस अब इनएविटेबल होते नजर आ रहे हैं। जी शाह साहब। जी आवाज आ रही है? जी शाह साहब आप आइए, आपके पास। जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले हारून साहब पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हारून साहब ने बिल्कुल ओपन बात की है, मामलात ही यही है। ये हुकूमत इस वक्त इंतजार कर रही है कि शायद मुल्क उस मोड़ पर आ जाए जहां पर एक इनको डील ऑफर की जाए अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, इसराइल को तस्लीम करने के लिए और हमारे बहुत सारे जो मामलात फंस रहे हैं उसके ऊपर डील करने के लिए हुकूमत उस आसरे में। लेकिन अब वो आसरा लगता नहीं है कि वो, क्योंकि कौम मानेगी ना मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मानेगी। पाकिस्तान को कभी भी एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होता नहीं देख सकती है और पाकिस्तानी कौम भी पाकिस्तान को कभी कमजोर होता नहीं देख सकते। और ये जो इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल है, जो इस वक्त प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, वो बिल्कुल करीब है कि अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने वाली है और मेरे ख्याल से इसी जनवरी में इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने वाली है। जी लेकिन आप अगर जनवरी की इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो जरा मुझे ये तो एलैबोरेट करें ना कि इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि जो इंतखाबात जो ड्यू हैं वो तो आपके जुलाई अगस्त की बात हो रही है। खान साहब अपनी स्टैंड पे कायम है, अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि उन्हें इस समर से पहले या रमजान के फौरी बाद इंतखाबात चाहिए। आपको लगता है यहां पे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है?
जी मुझे तो इंतखाबात अप्रैल के अंदर होते नजर आ रहे हैं जी। ये इस जनवरी में अनाउंस होगा, 90 डेज का पीरियड होगा, उसके अंदर अंदर इंतखाबात होंगे, क्योंकि अभी खान साहब का जो पंजाब और केपी का कार्ड है वो अभी बाकी है, और अगर ये तहलील हो जाती है तो फिर इंतखाबात बिल्कुल ऑन कार्ड्स हैं। और ये जो 11 जनवरी को से पहले पंजाब असेंबली का जो फैसला होना है, ये भी इस बात का तयन कर सकता है कि इंतखाबात कब हो रहे हैं और कब नहीं। जी बिल्कुल इसी बात ने तयन करना है, इसी बात से ही तयन होना है, और ये बिल्कुल ऑन कार्ड है। आप देख लीजिएगा, खान साहब बिल्कुल रेडी है। चौधरी परवेज इलाही का भी एक जो है वीडियो बयान आ चुका है, और उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया है कि हम गवर्नर के मुताबिक एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और जब वो ये डेट गुजरेगी 11 तारीख, उसके बाद देखिएगा आप ये बिल्कुल असेंबलियां डिसॉल्व होने। चले इसके ऊपर आते हैं और मैं जरा ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक सवाल ये है कि जो मौजूदा दौर में जो हमने रिसेंटली देखा कि बड़ी सारी तब्दीलियां हुई। एक तो मिफ्ताह इस्माइल साहब के मौकफ में बड़ी तब्दीली देखने में आई, वो क्यों अपनी ही हुकूमत से इतने नाराज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के पॉलिटिक्स के मद्दा हो गए, आखिर ये कैसे हुआ। दूसरा सवाल ये भी होगा कि जो लीक वीडियो का जो सिलसिला जारी है, आखिर ये वीडियो का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या इसका कोई सिरा भी है या नहीं, इसको बात करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से कुछ पहले कुछ हमने सवालात छोड़े थे, उन सवालात की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा हारून साहब का एक रिएक्शन जरूर ले लें जो इंतखाबी हवाले से हमने बात की थी। हारून साहब, आपको नहीं लग रहा कि इंतखाबात हो रहे हैं अप्रैल मई में? नो। रीजन बिहाइंड इट, इतना प्रेशर है, इतनी इस वक्त गवर्नमेंट की जो सूरत हाल मुश्किलात में। कुछ लोग ढीठ होते हैं ना, आप ढीठ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ढीठ को आप कितना भी करें, अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो ये तो गवर्नमेंट ही नहीं लेते। और 8 महीने है ना, इतनी बेशर्मी से गवर्नमेंट चला रहे हैं, वजीर पे वजीर बढ़ा रहे हैं, हर जगह जैसे हर इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं करवा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कराची का भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, 15 जनवरी को जो कह रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि होगा। आपको पता है एमक्यूएम इसलिए ना शोर मचा रही है, आप एमक्यूएम ने कहा कि मैं गवर्नमेंट से हम निकल जाएंगे अगर आपने बल्दियाती इलेक्शन, ये तड़ी नहीं हुई। तो मतलब मैं अगर ये समझूं, अगर सियासी को क्यों नहीं होगा, इलेक्शन से फरार हासिल करें तो इसका क्या मतलब? देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ इलेक्शन से फरार ये मसला नहीं है, वहाँ पर परवेज इलाही भी नहीं चाहते कि उधर है ना असेंबली टूटे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि वहाँ पर है ना, आपने अभी है ना मोमना वहीद की भी है ना, अगर आपने सुना होगा, उसको भी सुना होगा आपने। जी जी। तो पीटीआई के अंदर भी थोड़े से इश्यूज हैं, ठीक है। और अभी जो परवेज इलाही ने ना कहा कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा, तो उसके अंदर रीजंस तो और भी है ना, ऑब्वियस रीजंस हैं, वो तो हम भी जानते हैं कि वो अगर एक वोट भी कम आता है जी, एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन 2 वोट या 4 वोट भी कम आ जाता है तो उम्मीद की एक किरण बन जाएगी, तो फिर वो मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो उस तरफ जा रहे हैं कि जी इनका ऑर्डर है ना इलीगल है। अच्छा चल, मैं ये यकीनी तौर पे एक वैसे अगस्त में आई कैन सी, नॉट जून जुलाई, बट मेरे हिसाब से मुहर्रम के बाद। चले शाह साहब, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? मुझे हारून साहब की बात से इख्तिलाफ है। मुझे इंतखाबात इससे पहले होते नजर आ रहे हैं कि अप्रैल तक इंतखाबात नजर आ रहे हैं। ये इतला की बुनियाद पे आप दोनों हजरात कह रहे हैं या एक तज्जिया है? ये तजिया नहीं है, मैं इतलात की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ। और हारून साहब, आप भी इतलात पे ही कह रहे हैं या तज्जिया? मेरा ना सिर्फ इतलात है बल्कि तजिया भी है। इतलात भी है, तज्जिया भी है। चले अब जरा ये बताएं, ये इतनी सारी लीक वीडियोस हम देख रहे हैं और मेरे ख्याल से अब तो इतनी लीक ऑडियोज, लीक वीडियोस की बात हो रही है कि अब ये मैटर को मैटर ही नहीं लगता। हर रोज कोई एक वीडियो या ऑडियो आ जाती है, और खासतौर पर ऑडियोज की अगर मैं बात करूं
तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रही है। ये कहां से लीक हो रही हैं और इतनी इंपॉर्टेंट हारून साहब ये वीडियोस हैं या ऑडियोज हैं, आखिर लीक हो कैसे रही? देखिए थोड़ा सा हम बैक टू हिस्ट्री भी चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑडियोज और वीडियोस है ना, ये मैंने आपको कहा ना कि जितने भी है ना मैटर करने वाले लोग होते हैं ना, उसको एजेंसीज मॉनिटर करती हैं, उनके वीक पॉइंट्स निकालती है, और हर एक के लिए ना, क्योंकि दायरे है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल में 30 साल तो 40 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो इनके हुकूमत का तरीका यही है कि पॉलिटिशियन को किसी तरह ब्लैक। लेकिन सॉरी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो हम ऑडियोज देख रहे हैं 10-10 साल पुरानी ऑडियोज भी हैं। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं, अगर 10 साल पहले हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट की बात पता थी तो फिर इन कुव्वतों को इख्तिदार में आने क्यों दिया? तभी ऑडियो लीक्स कर दी जाती। तो फिर यूजेज की बात आती है ना, फिर तो अपनी कन्वीनियंस की बात। देखिए अपना आदमी लाकर उसको अपनी मर्जी के फैसले करवाना, ठीक है। मेरे पास आपकी वीकनेसेस है, मैं आपको लेकर आता हूँ, ठीक है। आप हुक्मरान नहीं है, एक्चुअली मैं हुक्मरान हूँ। आप तो सिर्फ फ्रंट मैन है, सही, ठीक है ना। आप फ्रंट फेस है और काम तो सारे मैं कर रहा हूँ, और आप जहाँ दाएं बाएं होते हैं मैं आपको आपके ना वीडियोस एंड ऑडियोस दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो ऑडियोज और वीडियोस जो आ रही हैं, अब इस पे भी एक सवाल, क्योंकि दोनों अतराफ से कोई भी इनका फॉरेंसिक कराने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई इसके बाद बात। ज्यादा जेन्युइन है यार, ज्यादातर जेन्युइन है। हाँ ज्यादा। शाह साहब, ये आप जरा बताइए, थोड़ी सी एडिटेड होती है, थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर थोड़ी छेड़छाड़ के बाद वो थोड़ी छेड़छाड़ होती है, थोड़े इधर से इधर अल्फाज इधर उधर कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल सामने वाले के लिए भी कोई ना कोई राय फरार है। नहीं, असल में वो अपने मतलब के अल्फाज डाल दिए जाते हैं, चलें, अपने मतलब की चीजें डाल दी जाती है। लेकिन शाह साहब जरा ये बताएं, ये जो रोज, अब तो बल्कि इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, यहाँ तो मेरे ख्याल से अगर आप सुबह व्हाट्सएप खोलें तो एक ऑडियो नजर आती है, शाम को फेसबुक खोलें तो दूसरी ऑडियो नजर आती है, और वहां तो आप जो निजी गैदरिंग्स है वहां भी ये ऑडियो वीडियो का तस्करा होता है। ये क्यों इतना ज्यादा हमने इसको टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है कि हर रोज एक नई खबर, एक नई डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद कुछ और नहीं? देखें मुनीर भाई, ये वीडियो लीक्स का कारोबार तो हमारी एक ही सियासी जमात करती है, सबको पता है इस बात का। जैसे ये ऑडियो और वीडियो लीक्स नहीं होती थी और अखबार होते थे, तो उस वक्त भी एक ही जमात थी जो सियासी तौर पे अपने मुखालफिन के लिए गंदा प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा करके नीति के लिए माजी में जो है किया गया नून लीग की तरफ से। तो देखें, ये आधी से ज़्यादा फेक हैं। अब कोई ऑडियो या वीडियो बनाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, और जहाँ पर लुटी दौलत का अंबार हो तो वहाँ पर अच्छा वाला सॉफ्टवेयर खरीदा जा सकता है। अच्छा शाह साहब, सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आप अभी हम देख रहे थे कि 2022 तो रहा खान साहब के हवाले से, लगातार उनके हवाले से ऑडियोज निकल के सामने आई। क्या 2023 में ऐसा ऐन मुमकिन है कि दीगर जो सियासी रहनुमा है या कदावर रहनुमा है, उनकी ऑडियोज और वीडियोज भी हमें देखने में आए? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि इस साल शायद माजी से ज्यादा बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। देखें मुनीर भाई, मैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मेरे ख्याल से ये एक जो है ना बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा है। इसके लिए आप ये समझें कि उसकी ऑडियो आ रही है, उसकी वीडियो आ रही है, तो कल को सॉफ्टवेयर से आपकी मेरी भी बना के मार्केट में रखी जा सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम इसको, शाह साहब, मैं इसको मासूम सी धमकी समझूं या इशारा समझूं? इसको ये पुराना तरीका है सर, इतने बेवकूफ़ नहीं है पाकिस्तान की अवाम, वो बहुत बाशऊर हो गई है। और ख़ास करके जो आप यूथ है, यूथ को आप कम्पीट ही नहीं कर सकते, यूथ को आप ऐसे धोखा नहीं दे सकते, उनको एथिकल आपको समझाना पड़ता है, उनको साबित करना पड़ता है। यूथ नहीं मानती ये बात। ये सब मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें हैं, ये अभी थोड़े वक्त के साथ इसकी वक़्त ख़त्म हो गई है, लोग अब ध्यान नहीं देते कि किसकी ऑडियो किसकी वीडियो, लोगों को सब पता है। अच्छा, ये चलें, ये भी पता होगा। अब मुझे ये बताएं, हम देख रहे हैं बड़े सारे सियासी रहनुमाओं का अंदाज बदल रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम हो रही है, इस तरह की इत्तलात हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के हवाले से सख्त मुखालफत रखते थे और अपनी लीडरशिप के हवाले से कसीदे दिन रात पढ़ा करते थे, आज उनके भी लबो लहजे में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। ये कैसे हो गया? इसके पीछे भी कोई टेक्नोलॉजी होती है या यहाँ भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के मामला होते हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, बेसिकली मिफ्ता इस्माइल को यूज किया गया, और वो जब मिफ्ता इस्माइल बेसिकली इस्तेमाल हुए हैं अपनी पार्टी के हाथों, और उन्हें इस बात का गुस्सा है
बेसिकली उनसे जानकर ऐसे फैसले करवाए गए जिसमें उनकी जाती इंसल्ट हुई, उनका मजाक बना, उनका सियासी कैरियर दांव पे लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इसहाक डार को पाकिस्तान में लाने का एक जवाब पैदा किया जा सके। इस बात का मिफ्ता इस्माइल को क्योंकि एहसास हो चुका है, तो अब वो समझ गए हैं कि मुझे यूज किया गया है, इस वजह से वो ये तमाम जो है ना अभी बातें कर रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उन्हें सच बोलने का ख्याल आ गया है। आपको नहीं लगता कुछ ताकीर हो गई सच बोलने में? क्योंकि ये बात जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब को समझ आ रही है, ये तो आप, मैं और काफी सारे जो लोग हैं टीवी पे दिन रात ये बात कहते थे कि नून लीग के मुस्तकिल वजीर खजाना तो महज इसहाक डार के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, और जो मिफ्ता इस्माइल साहब को जो लाया गया है वो तो वो मुश्किल फैसले करने के लिए लाया गया है जो इसहाक डार साहब नहीं करना चाहते या उनसे नहीं करवाए जाना चाहते। देखिए, जो आज इसहाक डार को जिस मुखालफत का सामना है और तनकीद का सामना है, बेसिकली इससे भी ज्यादा उनको तनकीद का सामना हो सकता था, इसलिए पहले मिफ्ता इस्माइल को लाकर उनके फेस को खराब करा दिया गया और फिर एक जवाब पैदा किया गया। आपको समझा रहा हूँ मैं ये बात। अब मिफ्ता इस्माइल को भी इस बात का एहसास हुआ है, तो वो बातें कर रहे हैं सच्ची, लेकिन उन्हें कौम से माफी भी मांगनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि पहले वो यूज हो गए तो आज उनको तकलीफ है, उनको पाकिस्तान की कौम का दर्द भी होना चाहिए था। चलिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और हारून साहब इसके ऊपर जरूर कमेंट काम करते हैं तो फिर आपको उसके असरात भी भुगतने पड़ते हैं। ये सही भी है। चले हारून साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब एक खानदानी आदमी है, ठीक है, और प्रोटोकॉल वाले बंदे हैं, ठीक है ना, और जद्दी पुश्ती अमीर भी है, ठीक है ना, वो सियासत को खिदमत के तौर पे लेते हैं। मेरी इनसे देखें पॉलिटिकली इनसे मुखालफत तो है, मैं नून लीग को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुहतरम है, ठीक है। और बात ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात को मैं सेकंड आप जो कह रहे हैं, ये जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने हालिया बयान दिया, इसकी वजह से देने से पहले भी जो नहीं, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, ये मेरे दोस्त के मामू होते हैं, और ये आपको पता है, ये तो दोराजी मेमन के हैं ना, हमारे, चले ठीक है ना, हमारी तो बात ये है कि मिफ्ता साहब है ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मिफ्ता साहब पीटीआई में आते, ये मैं आपको बता दूं, जाती तौर पे मेरी काफी मुलाकातें हैं इनसे, ठीक है। वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब तो ज्वाइन कर सकते हैं तहरीक इंसाफ में? नहीं, वो नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे। हाँ, मैं वजीर खजाना का वजीर खजाना का होता है 2018 के इलेक्शन में ना, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मिफ्ता इस्माइल के साथ था पीटीआई कैंडिडेट के अगेंस्ट, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ना इमरान खान यहाँ से 248 से लड़ रहे थे और मिफ्ता इस्माइल साहब 249 से लड़ रहे थे, ठीक है ना, वहाँ पर इनका ये डिफेंस कर रहा है। तो मैंने अपने सपोर्टर्स को तो यही कहा था कि आप मिफ्ता को, ठीक है। अब जरा ये बताएं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो गुफ्तगू की है ये क्यों कर रहे हैं? बात ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, वो फॉरेन टूर के ऊपर किसी की बेइज्जती करनी हो ना, मतलब अगर आपने किसी को हटाना हो तो इससे नॉट ए इशू, हटाने का तरीका, जैसे परवेज मुशर्रफ को है ना हटाना था ना, परवेज मुशर्रफ का एक पॉइंट था कि मुझे, मैं श्रीलंका से आ जाता, मुझे बुलाते कि इस्तीफा दे दो, मैं दे देता, सही है, लेकिन मैं एक तो टूर पे हूँ और आपने मुझे ना फायर्ड कर दिया, व्हाट इज दिस। तो यही बात है ना, ये बात प्रोटोकॉल की बात होती है, एटिकेट्स की बात होती है, नॉर्म्स की बात होती है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। हारून भाई, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मेरा कोई जाती मसला नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके, मैं चीज की सारी चीज को सेकंड करता हूँ, साथ में मैंने ये कहा कि नॉर्म्स को, नहीं, मैं ये मिफ्ता साहब इसलिए गुस्से में है, गुस्से की दो वजह है, एक तो सारा गंद उनसे करवाया गया, काम गलत करवाया, मतलब जितने भी मुश्किल फैसले थे उनसे करवाए गए, और दूसरा ये मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब को उनकी पार्टी ने नेगेटिव यूटिलाइज किया है, इसका अब उन्हें एहसास हो गया है। चले हारून साहब ये बता दें क्यों इतनी देर से एहसास हुआ, पहले नहीं समझाया था? नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है वो जेल में नवाज शरीफ की मोहब्बत में ज्यादा गिरफ्तार थे ना। नहीं, मिफ्ता इस्माइल इज नॉट पार्ट ऑफ द नवाज शरीफ। मैं आपको बता देता हूँ, नवाज शरीफ में दो ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है, एक नवाज शरीफ मरीम नवाज का ग्रुप है। इसहाक डार है ना, वो मरीम नवाज वाले ग्रुप में है, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब है ना शहबाज शरीफ के करीब है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता दूं बड़ा कैटेगोरिकली, और मैं आई न्यू इट, पूरी मुझे पता है कि ये बात, ये इनको बली का बकरा बनाया गया, जैसे ये कह रहे हैं कि इनको बुलाया गया। दूसरा, इनका गुस्सा होने की वजह ये है, असल में इसहाक डार अभी एक तो बली का बकरा बनाया, वो खामोश हो गए, नाजायज तरीके से बाहर निकाला, मतलब गलत तरीके से इनको फायर किया गया, वो भी गलत है। उसके बाद ही मिफ्ता इस्माइल साहब खामोश थे, लेकिन अब जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है ना,
ये दाएं बाएं है ना वो कॉलम्स लिखे जाते हैं ना, तो सारा जो मलबा है ना वो मिफ्ता इस्माइल पे डाल दिया। एक थ्योरी ये यानी हो सकती अभी भी है ना मिफ्ता इस्माइल को ही है ना वो बुरा किया जा रहा है। ये कहूं कि इसकी एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि शायद मियां साहब वतन वापसी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी की भी इजहार करनी है और टाइम है। नो मिफ्ता इस्माइल को कंटिन्यूसली, मैं आपको बता देता हूँ कि कंटिन्यूसली इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सारा मलबा जो जितने भी है ना इसहाक डार के आप जितने में बयाना देखे और इसहाक डार के साथ सर मियां साहब की लॉबी स्ट्रांग हो रही है ना, मियां साहब के लोग आ रहे हैं, उनकी से बढ़ रही है, तो बात फिर आप हाँ, और साथ है ना मियां साहब वतन वापस आ रहे हैं। मियां साहब का मियां साहब ने मियां साहब है ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बता देता हूं। मियां साहब ने सबसे पहले ना बाजवा साहब ने जब एक्सटेंशन मांगी थी ना वो राजी हो गए थे ना, तो मियां साहब ने कहा था कि आप पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दो। सही, पंजाब की गवर्नमेंट वो बाजवा साहब नहीं गिरा सकते, इसलिए मियां साहब नहीं आए। दूसरी आप मियां साहब की एक कंडीशन है, ये है कि जी है ना किसी तरह इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, उनकी फुल ट्राई है, इसके ऊपर भी है ना मेरे ख्याल में है ना कोई कंसेंसस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इमरान खान नाअहल, अगर खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है और पॉसिबिलिटी में भी शामिल है, यू नेवर नो, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो इनकी ट्राई यही है, ठीक है। तो नवाज शरीफ फौरन आ जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर वो देखेंगे हालात कैसे। आप जो बात कह रहे हैं, सॉरी मुझे बताएं, आप जो बात कह रहे हैं कि बाजवा साहब के साथ मिलके, उस वक्त बाजवा साहब चीफ थे, आज बाजवा साहब ही स्टिल एक्टिव? नो, मैं उस वक्त की बात कर रहा था। अगर आज की बात करूं, मैं ओवरऑल गोल की बात करूं, देखिए गेट से बाहर बाजवा साहब इज एक्टिव इन यूनिफॉर्म उस वक्त तक काम का होता है आपका जब आप है ना कैंट के अंदर होते हैं, यूनिफॉर्म पहने होते हैं। द मोमेंट यू, बट उनका सपोर्ट ग्रुप तो होगा। नहीं, देयर इज नो सपोर्ट ग्रुप, मतलब कोई ऐसा मामला नहीं। नहीं, शाह साहब मैं चाहूंगा इसको आप भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो तासुर यही है कि वो यही कह रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जो माजी की जो एस्टैब्लिशमेंट थे उसके ताल्लुकात, उसके ताने बाने आज भी मौजूद है, और वही है वजह के खान साहब को आज भी स्ट्रगल फेज में हम देखते नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से अभी भी नवाज शरीफ का एक सपोर्टिव ग्रुप है जो वर्क कर रहा है। सही बिल्कुल है, और ये चीजें उस तरह आपको नजर आ रही हैं। आप देख लें, अभी भी आजम तवाती वाले मामले में भी देख लें, अगर न्यू चीफ के कहने पर या बाजवा साहब के जाने के बाद कुछ भी सब कुछ सही हो गया है, तो फिर ये क्या मामला हुए आदम सवाती के साथ, क्या मामला? तो आप मतलब मैं फिर ये मैं इंटरप्ट करता हूँ, आदम सवाती के मामला में ये है कि वहां पर फौज को इन्वॉल्व किया गया था। आप एक बात सुनेगा, जहाँ फौज का स्टेक है, साहब ने भी किया था, पर वहां तो नहीं, वो उनकी पहुंच में नहीं थे ना, वो उनकी पहुंच में नहीं थे। अच्छा चलो, मुझे वो उनकी गर्दन थोड़ी मोटी थी, इनकी गर्दन थोड़ी पतली। बाजवा साहब का नाम लेकर मरियम नवाज और ये नारे लगवाते रहे हैं उस वक्त, जो है ना किसी, वो बाजवा साहब की कमजोरी, अगर मैं होता ना, मैं तो अगर है ना बिड्डी का एक मेजर भी होता और मेरे नाम पे अगर आप बात ना करें, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, अगर मैं सर्विंग मेजर होता और मेरे खिलाफ अगर ये मरवेन नवाज करती तो मैं बताता कि होता क्या एक्शन लिया सर उस बात के ऊपर। वो तो चीफ ने नहीं लिया, वो तो उनकी कमजोरी है, वो तो उनकी कमजोरी है। चीफ होता है। और एक ट्वीट को इतना अहम समझा गया था कि उस ट्वीट के ऊपर एक 80 साल बुजुर्ग को उठाकर आप जगह जगह और सुबह फिरवा रहे हैं, तो उस वक्त इसको इतना अहम समझा गया था, तो उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया था बाजवा साहब के खिलाफ? बाजवा साहब का नाम, मेरी आखिरी बात सुन लें। देखें हारून भाई, उस बात का लाजमी नोटिस लेना चाहिए था जब जलसे के अंदर ये नारे लगे थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं थी। बिल्कुल, देखें मैं आपसे एक पॉइंट पे एग्री करता हूँ। देखें बात यह है कि इंसाफ वो होता है और एक्शन वो होता है जो यकतरफा ना हो, जो सबके लिए बराबर हो। मैं इसके ऊपर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। शाह साहब मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक के बाद जरा डीपीओ गुजरात के हवाले से भी कंट्रोवर्सी है। वो जिस वीडियो के हवाले से बिल्कुल इनकार करते रहे, लाइल्मी का इजहार करते रहे, अब उनकी अपनी वीडियो मंजर आम पे आई और वो एक ऐसी वीडियो है जिसको शायद ही कोई झुटला सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये मैटर बड़ा क्रिटिकल है। खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके हवाले से अभी तक जो पेशरफ्त हुई है उसमें ये जो चीज निकल के सामने आई है, काफी सारे मामला को सुलझा सकती है। बात करेंगे, ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जरूर।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था कि ये जो डीपीओ गुजरात की जो वीडियो मंजर आम पे आई है, पहले तो वो खुद मीडिया पे आके इस बात का इनकार करते रहे कि आखिर ये जो वीडियो रिलीज हुई थी उस मुलजिम की, उसमें उनका कोई हाथ नहीं, वो ला इल्म थे। और उसके बाद अचानक से जो वीडियो देखने में आ रही है वो उन्हीं का फोन इस्तेमाल किया गया, उनकी मौजूदगी में किया गया। और आज भी जो फॉरेंसिक के लिए जो फोन जमा कराए शायद उनका फोन उसमें शामिल नहीं है। क्यों ये सारे मामलात हुए और ये जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ, इसके हवाले से आज इतना बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है। इसकी तफ्तीश के हवाले से, इसकी फॉरेंसिक्स के हवाले से आखिर ये कैसे मुमकिन हो और इसके पीछे कौन है, ये भी एक इनसाइड स्टोरी पर बात करते हैं। शाह साहब, पंजाब में इस हवाले से क्या खबर है, क्योंकि डीपीओ गुजरात का जो बयान था वो तो खुद नल एंड वॉइड हो गया इस वीडियो के बाद। देखें, हर चीज को ऐसे परफेक्ट तरीके से मैनेज किया गया है कि इसके ताने बाने हर तरफ मिलते हैं। मैनेजर कौन है शाह साहब? मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है शाह साहब? आप कह रहे हैं मैनेज किया, तो मैनेजर कौन है? सर जीएम। अच्छा, ये जीएम पाकिस्तान में होते हैं या लंदन में होते हैं? ये लंदन में होते हैं। ये बेसिकली इस हुकूमत ने सारा मैनेज किया है। और इसके अंदर देखें, अब लोगों का जहन जाता है कि जी इसके अंदर चौधरी परवेज इलाही के इलाके का, उनके गुजरात का डीपीओ है। तो देखें, इशारे तो उधर जाते हैं। तो जब भी साजिशें की जाती हैं, जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी की जाती है, तो उसके अंदर इसी तरह किया जाता है कि उसका एक रास्ता नजर नहीं आता। आपको 10 जगह पे उसके इशारे नजर आते हैं, 10 जगह आपकी नजर जाती है, 10 जगह पर आपको जो है ना जहन में आता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो देखें, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला मेरे हिसाब से उन्होंने परफेक्ट कर दिया था, बल्कि वो तो इमरान खान के कत्ल के बाद की भी प्लानिंग सारी कर चुके थे। ये उसी प्लानिंग का हिस्सा था। ये जितना भी हुआ है, ये वीडियो रिलीज होना, या उस लड़के का कत्ल हो जाना, मौसम का, उसको जो मार दी गई गोली, ये सारा मैनेज था। ये कल खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी क्लियर हो चुका है। तो इनको तो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि ये खान साहब का जो है मर्डर, या अल्लाह ताला ने उन्हें लेकिन शाह साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान में हमने बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स देखे, लियाकत अली खान साहब की बात करें, बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात करें, आज तक तफ्तीशी अमल कभी मुकम्मल नहीं हुआ। और ये तो खुदा का शुक्र है कि खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, सेहतमंद हैं। खान साहब इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, दुनिया के मकबूल तरीन लीडरान में उनका शुमार किया जाता है। लेकिन अगर खान साहब के हवाले से भी अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रहती है, तो फिर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, शायद ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। देखें, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसको आप समझें, जब बड़े बड़े लोगों के, दुनिया के आलमी लीडरों के कत्ल होते हैं तो उनके सुराग नहीं मिलते। उसको बहुत तरीके से प्लान किया जाता है। आज तक बेनजीर भुट्टो के आप देख लें कि जो लोग अरेस्ट थे वो उनके कत्ल में मुलव्वस नहीं थे, बाद में वो रिहा हो गए, लेकिन आज तक वो मुहिमा ही रहा है। ये जितने बड़े इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, फिर वो सहारा बनती है। और फिर जब आपकी खुद एक पॉलिटिकल पार्टी वो इस तरह के बयानात दे रही हो, वो जश्न मना रही हो, इवन ये कि आप अरशद शरीफ के कत्ल को भी लाजमी डिस्कस करें कि अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर आप जो तस्लीम हैदर बोल रहे हैं, तो वो क्या ऐसे हवा में बोल रहे हैं? ये बड़ा सवालिया निशान है। शाह साहब, मैं आपके तरफ आता हूं, लेकिन हारून साहब जरा ये बताएं, आप तो मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, पाकिस्तान में हर तरह का असला मौजूद है, कॉपीज मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस बात का तयन करना कि कितने फायर हुए, कहां से हुए, किस एंगल पे हुए, कौन किसका निशाना था,
आज इस जदीद दौर में मुश्किल सवाल तो नहीं होना 2 चाहिए। मिनट का काम। तो मुझे ये बता दें, महीना गुजर गया, इसके हवाले से कोई तफ्तीश नहीं हो पा रही। इमरान खान जैसी कदावर शख्सियत का जो क्रिमिनल है, जो कातिल है, आज क्या ये तस्लीम कर लिया जाए कि वो जो शख्स नजर आता है, जो शायद अभी अपने मुकम्मल होशो हवास में भी नजर नहीं आता, क्या वो फर्द वाहिद का काम था, उसके पीछे कोई और नहीं था? देखिए, मैं तो सबसे पहले हैरान इस बात पे हूँ कि हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं ना, तो पिस्टल का फायर है ना, इट्स नॉट ए इजी फायर। 50 फीट के ऊपर आप फायर करते हैं, आपको बड़ा इजी लगता है कि जी मेरे सामने आप बोतल रख के फायर करके देखें कभी ग्राउंड। बिल्कुल सही। इट्स नॉट इजी टू स्ट्राइक ऑन द पिन पॉइंट स्ट्राइक करेंगे। वो बंदा बिल्कुल एक लेमैन, बिल्कुल मजदूर टाइप का लड़का, वो एक पिस्टल खरीदता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रैक्टिस, फायर मारता है, वो फायर लग जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे लिए तो पहला पॉइंट ये है ना। बिल्कुल सही। दूसरी बात, क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, मेरा लिए तो यही है ना कि यार उस बंदे ने कभी जिंदगी में पिस्टल नहीं चलाया। या तो वो डाकू हो, डिकेत हो, कभी पिस्टल चलाता कोई ट्रेनिंग ली हो, किसी कोई ट्रेनिंग ली हो, कोई एनसीसी किया हो, कुछ भी किया हो, कुछ भी नहीं किया। वो तो कहीं बाहर मुल्क में काम करता था, आया मजदूरी करता था, इधर आया पिस्टल खरीदा, फायर मार दिया। और फायर भी है ना, बिल्कुल है ना, अगर उसको हाथ को नहीं रोका जाता तो बिल्कुल फायर बिल्कुल सही जगह पे लगता। एंगल बिल्कुल सही था, बिल्कुल एंगल से था, बिल्कुल फायर था, और वो भी मूविंग टारगेट के ऊपर, और मजमे में मूविंग टारगेट। बिल्कुल सही। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टैटिक टारगेट को आप मारना है ना। एक एक्सपर्ट का स्टैटिक टारगेट, आपको पता है हवा, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सारी चीजें इफेक्ट करती है गोली की। फ्लाइट ऑफ दी है ना बुलेट को। मैंने तो बैलिस्टिक इसके अंदर है ना, मैंने किया हुआ, ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो उसके अंदर तो बड़े इफेक्ट्स आते हैं। मुझे ये सब चल ये समझाए ना कि आपको लगता है ये शख्स अब ऐसे ही उड़ गया, और अगर ये ऐसे ही उड़ गया तो फिर मेरे ख्याल से तहकीकात को क्लोज कर देना। 2 लोग पकड़े गए गुजरावाला में, ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए आजम तारा बड़े एक्टिव है। क्यों एक्टिव? वो 2 लोग कौन है? नाम नहीं है डिस्क्लोज। 2 लोग पकड़े गए। ये खबर दे रहे हैं आप? मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 2 लोग पकड़े। ये 2 लोग कहाँ से पकड़े गए? गुजरावाला, उधर से, गुजरात से और गुजरावाला से। और इनको छुड़ाने के लिए कौन ज्यादा एक्टिव? आजम तारड़ साहब। और इसकी वजूहत? आप वजूहत क्लियर नहीं हुई आपको? मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं हुई क्लियर। क्या मतलब? आजम तारड़ किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? गालिबन नून लीग से। गालिबन नहीं, यकीनन। चलिए, एडवाइजर नून लीग से। वजीर है, एडवाइजर है लॉ एंड ऑर्डर पे। नहीं, मैं तो सिर्फ एक इसलिए हो सकता है इस नाम का कोई और शख्स भी हो सकता था, जरूरी नहीं वही शख्स और वही नाम भी हो, लेकिन अगर आप इतने प्रिसाइज हैं, चलिए मुझे फिर ये बता दें कि फिर इसका नतीजा क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं आएगा इसलिए पंजाब में खान साहब इसलिए कि ऑल इज नॉट वेल। आप कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल, एवरीथिंग इज नॉट, देयर आर फिशी एवरीवेयर। आप ये कहते हैं ना हुकूमत में, पंजाब में ना हमारी गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है। मुझे आखिरी जवाब दे दें, मुझे ये बता दें, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है तो मुझे आप बताएंगे वो डीपीओ आज तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? डीपीओ, हाउ इज इट पॉसिबल? डीपीओ आज भी अपनी कुर्सी पे मौजूद है, सिर्फ वीडियो लीक के बावजूद। दूसरी बात, कौन उसको सस्टेन किया? आप बताए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ऑल इज नॉट वेल, एवरीवेयर देयर इज फिशी, देयर इज नो। आप ये कह रहे हैं ना पीटीआई की गवर्नमेंट है, नाम की गवर्नमेंट है, अभी भी है ना, ताने बाने है ना, धागे कहीं और से चल रहे हैं। अच्छा, धागे कहीं और से चल रहे हैं, ऑब्वियसली। मुझे बताएं, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, इसका कोई नतीजा निकलेगा? नहीं निकलेगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं निकलेगा। ये वैसे आप कह रहे थे, फैसल वाडा ने कहा जैसे लियाकत अली खान का कोई नहीं रिजल्ट निकला, बेनजीर भुट्टो का कोई नहीं हुआ, जैसे है ना और भी केसेस हुए, मुर्तजा भुट्टो वो उनका भी कोई नहीं आया, अरशद शरीफ साहब का नहीं आया, इसी तरह खान साहब का भी। और ये जो शख्स तहवील जैसे लाहौर का है ना, ये जो शख्स तहवील में इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अल्टीमेटली है ना, उसको कोई गोली मार देगा, ये रास्ते या खुदकुशी कर लेगा, या किसी बीमारी की वजह से मर जाएगा। चले, ये आपका पॉइंट है। शाह साहब, लास्ट कमेंट। ये बिल्कुल हारून भाई सही कह रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं नजर आएगा, और अल्टीमेटली जो है ना, वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और ये जितने जो अभी तक आपको निशान नजर आ रहे हैं, ये निशान भी गुम कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जब इस तरह के, खुदा ना करे, कुछ तरह का कोई नाखुशगवार वाकया हो, लेकिन अगर कोई हो भी जाता है तो इसकी तफ्तीश जरूर होनी चाहिए, और इसके मामला को जल्द अज जल्द निपटाते हुए आप इस फाइल क्लोज करें। अगर तो वो शख्स फर्द वाहिद का ये तमाम तर काम है, तो फिर उसको सजा दें, उसको तख्तादार पे लटकाएं, या जो भी उसकी सजा बनती है उसको सजा दी जाए, और फिर इस फाइल को, इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। अब यहाँ पे रोज एक नई डेवलपमेंट सामने आती है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितने सारे इस तमाम तर सूरत हाल में साथी मिलेंगे, कितने एड्रेस मिलेंगे, अपेटर्स मिलेंगे, ये सारे सवाल तो हैं, इसके जवाब उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ अवाम तक पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुझे इजाजत देना, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।